मैं आपकी मदद कर सकती हूँ तो आप बताइए मुझे। शीतल सुबकते हुए कहने लगी, क्यों, तुझे भी तो उसी का साथ देना है, तो तू जा, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दे, वैसे भी सब तो उसी की सुनते हैं। निको असमंजस में बोली, दी आप ये क्या बोल रही हैं? क्या हुआ है? आप कुछ बोलिए भी। कोई झगड़ा हुआ है क्या आप दोनों के बीच में, या कोई बहस हुई है? शीतल गुस्से में कहती है, अगर लड़ाई झगड़ा हुआ होता तो शायद मैं माफ भी कर देती, पर उसने जो किया है वो मैं कभी भी माफ नहीं करूंगी, मरते दम तक नहीं करूंगी। ये जो कुछ भी होता है उसी के कर्मों का फल है। निको हैरानी से पूछती है, कर्मों का फल? मतलब क्या है आपका दी? किस बारे में आप बात कर रही हैं? निको को पकड़ते हुए शीतल जोर जोर से रोने लगी। शीतल वैसे ही रोते हुए बोली, तुझे नहीं पता वो कितनी गिरी हुई है, तुझे तो कुछ भी नहीं पता। उससे मेरा सुख चैन सब छीन लिया, सब कुछ भी नहीं बचा। बस एक जिंदा लाश बनकर रह गई हूँ जो बस सांस दे रहा है, ना कोई भावना, ना कोई एहसास। इस वक्त शीतल की जो हालत थी वो देखकर तो किसी की भी रूह कांप जाए। कुछ ऐसा ही निको के साथ हो रहा था। इस वक्त निको का दिमाग पूरा सुन्न पड़ चुका था। वो क्या बोले, क्या समझाए, उसे इस वक्त कुछ भी नहीं समझ आ रहा था। बहुत हिम्मत करके निको ने बोलने की कोशिश करते हुए कहा, दी सुनो ना, दी आप खुद को संभालो, प्लीज चुप हो जाओ। शीतल, मैं खुद को कैसे संभालूं? तू बता कैसे? जब सब कुछ खत्म हो गया है तब क्या संभालूं? दी पर हुआ क्या है, कुछ तो बोलो। शीतल निको के दोनों हाथों को थामकर खींचते हुए बोली, तू जानना चाहती है तो सुन, उससे मुझसे मेरा प्यार छीन लिया है। उससे माँ पापा से कहकर मेरी शादी उस वक्त करवाई जब शेखर यहाँ नहीं था, और इससे भी उसका मन नहीं भरा, बिल्कुल भी नहीं। जब मैं शादी वाले दिन यहाँ से जाने वाली थी तो उससे मुझे सबके बीच फंसा दिया। मजबूरन मुझे शादी करनी पड़ी, एक अनचाही शादी। जीते जी मुझे एक जिंदा लाश बना दिया। ये बोलते हुए वो जमीन पर जा बैठी और आगे कहने लगी, मैं एक ऐसे इंसान के साथ रह रही हूँ जिसका। निको, दी खुद को संभालो, दी। वहीं दूसरी ओर वंदना को हल्दी की रस्म के लिए लेकर उसकी दोनों छोटी बहन ले जाने आती है। किंजल, दीदी चलो, कब से सब आपको बुला रहे हैं। वैसे निको दीदी और शीतल दीदी कहाँ है? वंदना हड़बड़ाते हुए कहती है, वो उन दोनों को कुछ काम था तो वही करने गए हैं, तू उनकी छोड़, अब चल वरना बड़ी माँ गुस्सा हो जाएंगी। किंजल ने कहा, हाँ ठीक है चलो। वंदना ने कहा, चल। शीतल ने कहा, जिसका छूना तक मुझे पसंद नहीं, उसके आसपास होने से ही मुझे घुटन होती है। सोच तू मैं कैसे जी रही हूँ। शीतल की इन सब बातों को सुनकर निको एकदम निशब्द हो गई। कुछ देर यूं ही कमरे में शांति रही, फिर एकदम से ही शीतल अपने आंसू पोंछते हुए खड़ी हो गई और मुस्कुराते हुए बोली, पर तुझे पता है जो उसने मेरे साथ किया, भगवान उसके साथ उससे भी बुरा कर रहे हैं। उसकी शादी हमारी कास्ट से बाहर हो रही है, वो भी एक ऐसे इंसान के साथ जिसे हम में से कोई नहीं जानता। उसने मुझे कहा था कि शशिकांत हमारी कास्ट का नहीं है, हमारे घर की लड़की दूसरी कास्ट में शादी नहीं करती। अब वो क्या करेगी? अब सब देखेंगे कि वो कैसे किसी और के घर जाएगी। और तुझे पता है वो लड़का बहुत दूर रहता है यहाँ से, उसके साथ वहाँ जो भी होगा हम में से किसी को कभी पता तक नहीं चलेगा। और मैंने यहाँ तक सुना है कि वो आदमी बहुत खतरनाक है। तू ज्यादा मत सोच, अब चल बाहर, लगता है हल्दी की रस्म शुरू हो गई है। इतना कहकर वो बाहर चली गईं। उसके जाने के बाद निको एकदम से ही जमीन पर जा बैठी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि जो भी अभी उसने सुना और देखा, क्या वो सब सच है? कुछ देर बाद वो खुद को समझाते हुए बोली, नहीं, मुझे इस बारे में पहले वंदू से बात कर लेनी चाहिए। क्या पता ये सब दी का वहम हो, वो वंदू को गलत समझ रही हो। वो दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करती, पर इस हद तक नफरत कि एक दूसरे की जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश करें। No, this will not happen. I have to figure it out. निको कमरे से बाहर आ ही रही थी कि तभी उसे उसकी माँ मिल गई। निको ने उन्हें देखकर कहा, माँ आप यहाँ क्या कर रही हैं? मिसेस शर्मा ने कहा, तेजा का कारा तारे सब कहो बहरेबा ए तेजा। निको,
माँ, मैं वो दी से मिलने आई थी बस। वैसे कुछ काम है क्या? ना दे, बहरी चल, हर दिन लगावल जाता। माँ चलो, मैं दी को लेकर आती हूँ। कोनो जरूरत नहीं है कि जल पहले ही लेके चल गई बिया। अब बस तय चल। ठीक है माँ, निक्कू हल्का सा मुस्कुरा कर बोली। निक्कू के मन में इस वक्त जैसे सवालों का तूफान उठ रहा था। वो बस यही सोच रही थी कि कब उसे वंदु से अकेले बात करने का मौका मिलेगा। निक्कू जब अपनी माँ के साथ बाहर आंगन में आई तो उसने देखा कि हल्दी की रस्म शुरू हो चुकी है। वंदु मंडप में बैठी है, औरतें उसे हल्दी लगा रही हैं। वही कुछ औरतें गाना गा रही हैं। सोने के कटोरवा में पिसल हल्दी अम्मा लहे लहे, हल्दी लगावे चटकार अम्मा लहे लहे। आज शुभ दिन वाके सोनवा लुटावे अम्मा लहे लहे, हल्दी लगावे भौजी बटे कीजे मारे भौजी। आज दिन शुभ वाके सोनवा लुटावे भौजी, देवर से लेवली लहर भौजी लहे लहे। हल्दी लगावे बहनी मुस्की जे मारे बहनी, आज दिन सुबह के सोनवा लुटावे बहनी। चमकेला सोर हो सिंगार बहनी लहे लहे, सोने के कटोरवा में पिसल हल्दी अम्मा लहे लहे, हल्दी लगावे चटकार अम्मा लहे लहे। सभी औरतें वंदना को हल्दी लगा रही थी। हल्दी लगने के बाद सबका खाने पीने का कार्यक्रम शुरू हुआ। हर तरफ खुशी बिखरी हुई थी, पर इस बात से अनजान कि किसी के मन में तूफान चल रहा है। निक्कू भी सबके साथ खाना खाने के बाद कमरे में खिड़की के पास खड़ी बाहर खाली आसमान देख रही थी कि तभी पीछे से किसी ने उसे पकड़ लिया। निक्कू ने चौंकते हुए पूछा, कौन है? पहचानो कौन है? प्यारी सी आवाज में एक लड़की बोली, जिसकी आवाज सुन निक्कू के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। निक्कू ने कहा, ओ तो तू है छुटकी, मुझे डराने आई है? खुशबू वंदना की सबसे छोटी बहन है। उसने मुंह बनाते हुए कहा, क्या दीदी आप तो डरती नहीं। निक्कू चिढ़ाते हुए बोली, जा जा, तुझसे कौन डरेगा? खुशबू मुंह बनाते हुए बोली, जाओ, मैं आपसे बात नहीं करूंगी। निक्कू कान पकड़ते हुए उससे बोली, अच्छा पापा सॉरी, अगली बार से जरूर डरूंगी। खुशबू ने कहा, जरूरत नहीं है, मैं तो बस ये बोलने आई थी कि कल आपको देखने लड़के वाले आ रहे हैं, आप सुबह तैयार हो जाना। अब मैं जा रही हूँ, आप सो जाओ। निक्कू ने उसे रोकने के लिए कहा, अरे पर सुन तो। खुशबू निक्कू के रोकने से पहले ही कमरे से बाहर चली गई। निक्कू को अचानक याद आया कि इन सब चक्करों में वो अपने रिश्ते वाली बात तो भूल ही गई थी। निक्कू खुद से बोली, कल सुबह मुझे 2 काम करने हैं। पहला उस लड़के से मिलना है और दूसरा वंदु से बात करनी है, जो मैं आज नहीं कर पाई। यही सब थोड़ी देर सोचने के बाद वो सो जाती है। सीकर, राजस्थान। करीब रात के 1 बजे घने अंधेरे में एक सुनसान सड़क के बीचों बीच एक काले रंग की गाड़ी खड़ी थी, जिस पर एक लंबा चौड़ा आदमी बड़े ही आराम से गाड़ी की बोनट पर लेटा हुआ था। उसी सड़क पर ठीक दूसरी तरफ से एक ट्रक और उसके साथ कुछ गाड़ियां भी आ रही थी कि तभी उनकी नजर सामने लेटे हुए आदमी पर पड़ी, जिसे देख वो गाड़ी का हॉर्न बजाने लगे। उनके हॉर्न का जब कोई भी असर नहीं हुआ, तब उनमें से एक आदमी उसके ऊपर चिल्लाता हुआ बोला, अरे छोरे, तन्ने सुनाई कौनी दे रहा? मन्ने अठे से जाना से, रास्ता छोड़ हमारा। आदमी ने कहा, तू जा रहा भैया, हमारे से क्या बोल रहा से? तन्ने जाना से तो तू देख ले, पर हमारे बस की कोनी, ये हमारे सुनने का बखत से। इतना कहकर गाड़ी पर सोया आदमी एक आलस से भरी अंगड़ाई लेता है। ये देख सामने के सारे लोग आंख बबूला हो जाते हैं। फिर उनमें से वही आदमी बोला, लगे तन्ने तारी जिंदगी कोनी प्यारी, तब भी तू हमारा रास्ता रोक रहा से। मन ने रोक के तो तू अपनी मौत ने बुला रहा से। आदमी गुरूर से मुस्कुराते हुए बोला, तो तू बुला ले, मन ने भी देखना से कि वह दिखे किस तरह है, क्योंकि हमारा भी बचपन से बस यही एक सपना से कि मैं अपनी मौत ने एक बार देखूं। गुस्से में ट्रक वाला आदमी उस आदमी की तरफ बढ़ता है। उसके पास पहुंचकर वो जैसे ही उस पर बंदूक तानता है, वैसे ही वहाँ एकदम से चारों तरफ लाइट जल जाती है। वो सामने लेटे हुए आदमी को देखकर एकदम से ही चौंक जाता है
और उसके मुंह से एकदम सही निकलता है, ठाकुर साहब। वंदना का क्या जवाब होगा निक्कू के सवालों का? कौन आ रहा है मिलने निक्कू से? क्या जवाब होगा निक्कू का रिश्ते के लिए? कौन है ये ठाकुर साहब?